तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी हों अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी हुई। आप सब ने अपनी अपनी राय दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को ऐसे बयां करें जैसे पॉडकास्ट करते हैं, जबकि कुछ का कहना था कि आप अपने वाक़यात को भी ऐसे ही नरेट करें जैसे सब लोगों की स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। मैं आने वाली एपिसोड में अपने तमाम वाक़यात को तफसील के साथ शेयर करूंगा। मैंने ये सोचा है कि मैं आप सबकी फरमाइश को पूरा करूं। मैं उनमें से कुछ वाक़यात को ऐसे ही नरेट कर दूंगा और बाकी वाक़यात को पॉडकास्ट वाले अंदाज में बयां करूंगा। आप सब ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आप सबका प्यार देखकर मेरी हौसला अफजाई होती है और दिल में मज़ीद अच्छा काम करने की चाह पैदा होती है। आज के वाक़यात की तरफ बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। अगर आपको मेरी एपिसोड पसंद आती है तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आगाज़ करते हैं आज के वाक़यात का। हो सकता है आज का पहला वाक़या सुनकर आप थोड़े से गमगीन हो जाएं, क्योंकि ये ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर मैं भी गमगीन हुआ था। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वाक़यात काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का पहला वाक़या तला हनीफ ने भेजा है, जो पंजाब के एक छोटे से गांव फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला हनीफ है और मैं फतेहपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो वाक़या मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ये वाक़या 90s के दौर का है, जो कि मेरे दादा के साथ पेश आया था। ये बात तब की है जब हमारे गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हुआ करते थे। हमारे इलाके में वैसी सहूलियात नहीं थी जो आम शहरों में होती हैं। हमारे गांव में मौजूद घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हुआ करते थे। जब एक घर से दूसरे घर जाना होता था तो काफ़ी फासला तय करना पड़ता था। ये तब की बात है जब मेरे वालिद साहब की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दादा एक हवेली में रहते थे जो काफ़ी खुली थी और उसका सहन काफ़ी वसी था। उस हवेली में तब मेरे दादा दादी, मेरे चाचू और वालिद रहा करते थे। मेरे दादा एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी हवेली में ही एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था। तब हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। ज़रूरत पड़ने पर गांव वालों को शहर का रुख करना पड़ता था। गांव में किसी को ज़रूरत पड़ती या कोई बीमार होता तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो मेरे दादा के पास इलाज के लिए आए। सर्दियों की लंबी रात थी जब मेरे दादा गहरी नींद अपनी हवेली में सो रहे थे। आधी रात का वक्त था जब हमारी उस हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस दस्तक को सुनकर मेरे दादा नींद से उठ गए। पहले तो उन्हें लगा कि उनका वहम है, क्योंकि आधी रात के वक्त उस इलाके में ऐसे किसी का दस्तक देना ये कोई आम बात नहीं थी। मेरे दादा नींद से उठकर बैठे ही थे कि उन्हें दोबारा दस्तक की आवाज़ आने लगी। दरवाजे पर कोई था जो बार बार दस्तक दे रहा था। मेरे दादा ने अपनी टॉर्च उठाई और कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने लगे। हमारी उस हवेली का दरवाज़ा लकड़ी का था जो काफ़ी बड़ा था और उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी। उस दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप होता था। वो गैप होने की वजह से दरवाजे पर आने वाले के पाँव हमेशा नजर आते थे। मेरे दादा ने जो ही टॉर्च की रोशनी गेट की तरफ की तो एक बार रुककर वो अपनी आंखें मलने लगे कि कहीं वो नींद में तो नहीं है, क्योंकि गेट के पीछे उस वक्त जो खड़ा था उस शख्स के पाँव एक आम इंसान से 6 गुना बड़े थे और उसका आधा जिस्म गेट से कहीं ऊंचा था। ये सब देखने के बाद मेरे दादा वहीं रुक गए और उनके जिस्म ने हरकत करना छोड़ दी। इतने में वो शख्स मेरे दादा से मुखातिब हुआ और कहा कि आप डरे मत, हमें आपकी ज़रूरत है, आप बाहर आएं क्योंकि इमरजेंसी है। मेरे दादा जब दरवाजे पर गए तो उस शख्स ने उन्हें बताया कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार है और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे दादा, जो कि पहले ही समझ चुके थे कि ये शख्स जिन्नात में से है,
उन्हें अब ये भी अंदाजा हो चुका था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो तो एक परेशानी में आया है। मेरे दादा ने उस शख्स से कहा कि आप यहीं रुकें, मैं अंदर से अपना सामान लेकर आता हूँ। मेरे दादा ने अपना वो बैग उठाया जिसमें वो अपना सारा सामान रखा करते थे और उसके साथ चल दिए। वो शख्स मेरे दादा को उस इलाके की ऐसी जगहों से अपने घर लाया था कि उस इलाके में रहते हुए भी वो तमाम जगहें मेरे दादा ने पहले कभी नहीं देखी थी। आखिर में वो शख्स मेरे दादा को एक माल्टों के बाग में ले गया। वो बाग जैसे ही खत्म हुआ, उस बाग के आखिर में एक छोटा सा रास्ता था जो जमीन के अंदर जाता था। वो एक सुरंग नुमा रास्ता था। जैसे ही वो उसमें दाखिल हुए, वो सुरंग बड़ी होती गई और उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो जमीन के अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा दरवाजा आया जिसको खोलकर उस शख्स ने मेरे दादा को अंदर आने को कहा। जब मेरे दादा उस घर के अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि वहाँ वैसी बड़ी जिसामत के और भी लोग मौजूद थे। वो शख्स मेरे दादा को उस घर के दूसरे कमरे में ले गया जहाँ उसकी बीमार बीवी आराम कर रही थी। उस शख्स की बीवी की जिसामत भी बहुत बड़ी थी। उस शख्स ने बताया कि ये मेरी बीवी है और काफी दिनों से बीमार है, लेकिन कुछ देर पहले इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है जो अब नहीं संभल पा रही। मेरे दादा ने उसको तसल्ली से देखा। उस वक्त उनके पास कुछ दवाइयाँ थीं जो उन्होंने उस शख्स को दी और बताया कि इतने दिन तक लेनी है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरे दादा ने उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया था जैसे वो इंसानों को करते थे। और आखिर में जब उस खातून को इंजेक्शन लगाने लगे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस खातून के दोनों अंगूठे नहीं थे। मेरे दादा काफी देर वहां रुके रहे और जब उस शख्स की बीवी की तबीयत बेहतर हो गई तब मेरे दादा ने उनसे इजाजत मांगी, जिस पर वो शख्स मेरे दादा को वापस घर तक छोड़कर गया था। जाते हुए उस शख्स ने मेरे दादा को एक तस्बीह तोहफे के तौर पर दी और साथ में ये दुआ भी दी कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कामयाब करे। इस वाक़े के बाद मेरे दादा ने जिस काम में हाथ डाला, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। हमारे घर में इतना रिज्क आने लगा, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता था कि ये कहाँ से आ रहा है। इस वाक़े को 2 माह का अरसा गुजर चुका था। मेरे दादा किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। रात को घर लौटते लौटते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। वो अपने इलाके की हदूद में दाखिल ही हुए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं ने रोक लिया और मेरे दादा से उनका सामान छीनने लगे। मेरे दादा ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपना सारा सामान दे दिया, जिसके बाद उनकी नज़र मेरे दादा के हाथ में मौजूद एक घड़ी पर पड़ी। उन डाकुओं ने मेरे दादा को वो घड़ी उतारने को कहा जो कि बहुत कीमती थी। मेरे दादा वो घड़ी उतार ही रहे थे कि पास ही मौजूद एक पुराने और घने दरख्त से एक आदमी उतरने लगा जो गुस्से से गुर्रा रहा था, जैसे उसे शदीद गुस्सा आ रहा हो। वो जैसे ही जमीन पर उतरा, उसको देखकर वो सब डाकू वो लूटा हुआ सामान वहीं छोड़कर चीखते हुए भाग गए थे। जब मेरे दादा ने उस शख्स की तरफ देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि मेरे दादा समझ रहे थे कि ये वो शख्स है जो उस रात उनके घर आया था, क्योंकि इसकी जिसामत भी उतनी ही थी। लेकिन ये वो शख्स नहीं था, बल्कि ये वो शख्स था जब उस रात मेरे दादा ने उतनी ही जिसामत वाले कुछ लोग उस घर में देखे थे जब वो इलाज के लिए गए थे। ये शख्स उन्हीं लोगों में से था। उसने मेरे दादा से कोई बातचीत नहीं की। जब मेरे दादा ने अपना सामान उठा लिया, वो शख्स खामोशी से उस दरख्त पर वापस चढ़ गया। हमारी उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जो काफी खस्ता हाल था। उस कमरे में घर का पुराना सामान था और दादा ने सोच रखा था कि जैसे ही उन्हें वक्त मिलेगा वो इस कमरे को दोबारा से बनवाएंगे, क्योंकि वो कमरा बहुत पुराना हो चुका था जो ज्यादातर बंद ही रहता था। एक रोज मेरी दादी ने सोचा कि मैं उस कमरे की सफाई करती हूँ और वहाँ मौजूद सारा सामान तरतीब से लगा देती हूँ। मेरी दादी ने उस कमरे में मौजूद सारा सामान बाहर निकाला और उसकी सफाई करने लगी। वो सफाई कर ही रही थी कि उस कमरे में एक अनदेखी चीज दाखिल हुई। मेरी दादी उसको देख तो नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर रही थी। वो चीज ठीक मेरी दादी के साथ आकर खड़ी हो चुकी थी। वो चीज पलक झपकते ही मेरी दादी को कमरे से बाहर ले गई। पलक झपकते ही मेरी दादी उस हवेली के सहन में खड़ी थी और जिस कमरे की वो सफाई कर रही थी उस कमरे की छत गिर चुकी थी। वो चीज कमरे की छत गिरने से पहले ही मेरी दादी को उस कमरे से बाहर ले आई थी। ये बात मेरी दादी के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। हमारी उस हवेली में एक ऐसी फीलिंग आती थी जैसे हवेली में किसी का गुजर होता है। कभी कभी किसी की मौजूदगी का एहसास भी होता था, लेकिन इस मौजूदगी के एहसास से घर के किसी भी फर्द के दिल में कभी खौफ नहीं आया था। इस वाक़े के 4 साल गुजरने के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया था।
ان کے انتقال کے بعد ہماری اس حویلی میں موجود میرے دادا کے کلینک سے اکثر رات کو کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جن آوازوں کو میری دادی باقاعدہ سنا کرتی تھی۔ میری دادی تمام واقعات کے بارے میں جانتی بھی تھی کیونکہ انہیں دادا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے دادا کی قبر فتح پور کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں ہے۔ آج سے کافی سالوں پہلے جب میرے والد صاحب وہاں فاتحہ کے لیے جاتے تھے تو لوگ انہیں بتاتے تھے کہ آپ کے والد کی قبر پر ایسے بندے آتے ہیں جن کے قد ایک عام انسان سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات کئی بار مختلف لوگوں نے میرے والد صاحب کو بتائی تھی اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں کی دور سے جھلک دیکھی جاتی ہے جیسے وہ اس قبر پر فاتحہ کرنے آئے ہوں۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور آبادی بڑھتی گئی۔ اب کافی سال ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب کو ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ اس حویلی کو 2010 میں گرا کر وہاں دوبارہ گھر بنا دیا گیا تھا۔ اس گھر میں اب ایسی کسی بھی چیز کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے دادا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد اس حویلی میں آنے والی ان چیزوں نے اس حویلی کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں اس تسبیح کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ وہ تسبیح آج بھی میری دادی کے پاس ہے، جس کو میری دادی نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں آج بھی فتح پور میں رہنے والے پرانے اور بزرگ لوگ جانتے ہیں۔ یہ میرے دادا کا واقعہ تھا۔ اس کو ایپیسوڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کی ہر ایپیسوڈ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اللہ آپ کو بہت ترقی دے۔ اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے اگلے واقعے کی جانب، جو زینب ارشد نے راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام زینب ارشد ہے اور میں راولپنڈی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے گاؤں پسوال شریف کا ہے، جو کہ میرے چاچو کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک رات میرے چاچو اپنے ڈیرے پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ ڈیرا ان کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھا، جہاں انہوں نے کچھ جانور پال رکھے تھے، جن میں بھیڑ بکریاں بھی شامل تھیں۔ اس ڈیرے پر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا تھا جو مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس رات اتفاق سے وہ بندہ کہیں گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈیرے میں موجود مویشیوں کے ساتھ والے کمرے میں میرے چاچو سو گئے۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ انہیں آدھی رات کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھتی چلی گئیں۔ میرے چاچو اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ جب وہ باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت عجیب و غریب اور بھیانک سی چیز سامنے کھڑی ہے اور ان کے ڈیرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈیرے سے باہر جا کر اس چیز کو قریب سے دیکھتے، کیونکہ اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چیز غیر مرئی مخلوق میں سے ہے۔ وہ چیز اپنی جگہ پر کھڑی تھی اور کتے اس کے ارد گرد اس پر بھونک رہے تھے۔ یہ موقع ایسا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ خوف سے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اچانک ان کے ڈیرے کا کتا اس چیز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس بھیانک چیز نے اپنے پاؤں سے اس پر وار کر دیا، جس سے وہ کتا ہوا میں اڑ کر واپس زمین پر گر گیا، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرے چاچو کلمے کا ورد کرنے لگے اور فوراً سے اپنے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جس کے بعد انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی، جس میں کہا گیا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم آج بچ گئے ہو، ورنہ تمہاری خیر نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد ان پر کافی برا اثر ہوا تھا، جس کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہے تھے۔ جس علاقے میں ہمارا گاؤں ہے، اس علاقے میں بہت سے مٹی کے پہاڑ ہیں، جن کے ساتھ گہری کھائیاں ہیں۔ وہ کھائیاں انتہائی گہری ہیں۔ ان کھائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات رہتے ہیں، اور اکثر گاؤں کے لوگوں نے وہاں جنات کی بارات بھی دیکھی ہے۔ میرے تایا کو جنات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ ضد کرتے تھے، لیکن میری دادی انہیں منع کرتی تھی اور رات میں انہیں باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک رات میرے تایا نے دیکھا کہ گھر میں سب سو رہے ہیں اور دادی بھی سو رہی ہیں۔ وہ چوری چھپے گھر کی چھت پر چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب جنات گزریں گے۔ ہمارے گاؤں کا گھر کافی اونچائی پر ہے، اس کی چھت سے دور کا نظارہ بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے تایا نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک بونوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ ایک بڑا قافلہ تھا جو بارات کی صورت میں تھا۔ اس کے اندر عجیب سی مخلوق تھی جن کے قد بہت چھوٹے تھے۔ ان کو دیکھنے کے بعد میرے تایا وہیں بے ہوش ہو گئے تھے۔ گھر والوں میں سے جب کوئی نیند سے اٹھا تو انہوں نے میرے تایا کو چھت پر بے ہوش پایا۔ اس سب کے بعد میرے تایا ایک ہفتہ بیمار رہے تھے۔ یہ میرے گاؤں کے واقعات تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔
अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है, जो कि हमारी बहुत अच्छी लिसनर ऐमन खान ने पेशावर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम ऐमन खान है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। इस बात को 5 साल हो गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने अज़कार ना पढ़े हों। मैं सुबह शाम के अज़कार पाबंदी के साथ पढ़ती हूँ। पेशावर में जिस जगह मेरी खाला रहती हैं उनकी पूरी गली हॉन्टेड है और वहाँ 2 घर ऐसे हैं जो कई सालों से वीरान हैं। वहाँ कोई भी आज तक नहीं बस सका। मेरी खाला का घर भी हॉन्टेड है और वहाँ आए दिन अजीबो गरीब वाक़यात रोनमा होते हैं, लेकिन आज तक मुझे उनके घर में कभी कोई चीज़ नहीं दिखी। हम सब कजन्स खाला के घर महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं और वीकेंड एक साथ गुजारते हैं। अक्सर किसी ना किसी के साथ जरूर ऐसा कुछ हो जाता है जो कि नॉर्मल नहीं होता और इस बात पर सब हैरान होते हैं कि ऐमन के साथ आज तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई। इस बात को लेकर मैं बहुत सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। कभी कभी तो लगता था कि शायद ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर होता तो मेरे साथ भी कोई ऐसा वाकया जरूर पेश आता। फिर एक दिन मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ। ये बात पिछले साल की है। जनवरी का महीना था, सर्दियां चल रही थी। एक वीकेंड हम सब अपनी खाला के घर रहने गए हुए थे। जुम्मे की रात थी और मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी खाला की गली में एक अजीबो गरीब औरत दाखिल हुई है। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। उसके हाथ में कुछ सामान था। उस औरत ने वो सामान उन घरों में रखा जो कि कई अरसे से वीरान है और अपना सारा सामान रखने के बाद वो औरत मेरी खाला के घर दाखिल हो गई जहां हम सब मौजूद थे। उस औरत को जैसे ही मेरी कजन्स ने देखा तो वो जोर जोर से चीखने लगी और तब मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मैं चीखों की आवाज़ सुनकर फौरन कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि वो औरत मेरी छोटी बहन की तरफ बढ़ रही है। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ और मैं फौरन से अपनी बहन के आगे आ गई और उस औरत को गुस्से से देखने लगी। उस औरत ने जैसे ही मेरी आंखों में देखा वो बुरी तरह चीख उठी। उसकी चीख में इतना दर्द था जिसके बारे में मैं बयान भी नहीं कर सकती। उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम अज़कार पढ़ती हो ना, और मेरा जवाब सुने बगैर वो मजीद चीखने लगी और घर से बाहर निकल गई। हम सब कजन्स उसको देखने के लिए जब घर से बाहर निकले तो वो औरत उस गली से बाहर निकल चुकी थी और वो शदीद तकलीफ में थी। इसके बाद मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं नींद में काफी डर चुकी थी। अगले दिन मैं उस ख्वाब की वजह से काफी सोच में थी और मेरा अल्लाह के कलाम पर और पुख्ता यकीन हो गया था। मेरे दिल में वैसे ही ख्याल आया कि ये ख्वाब था या सच में ये चीजें अज़कार की वजह से मेरे करीब नहीं आती और ना ही मुझे तंग करती हैं। उसी रात मेरी खाला के घर पर सब छत पर बारबेक्यू कर रहे थे और मैं उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर किचन से कुछ सामान लेने आई थी। जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा कि अब आ तो गई हूँ, खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाएगी, इसलिए ईशा की नमाज अभी पढ़ लेती हूँ। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और जब मैं दुआ मांग रही थी तो मुझे उस कमरे की खिड़की से एक आवाज आई जिसको मैंने खुद अपने कानों से सुना था। मुझे खिड़की से किसी औरत ने बोला था कि तुम अज़कार पढ़ती हो ना, तुम्हारे तो हम करीब से भी नहीं गुजर सकते। ये आवाज सुनने के बाद मुझे डर तो जरूर लगा था, लेकिन साथ ही मेरे हौसले बुलंद हो गए थे। ये मेरी जिंदगी का एक सच्चा वाकया है। मैं फिर कभी अपनी खाला के घर के और उनकी गली के तमाम वाकयात आपसे जरूर शेयर करूंगी। बेशक अल्लाह के पाक कलाम में बहुत ताकत होती है। अगर हम रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें और अल्लाह का जिक्र करते रहें तो ऐसी चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तल्हा हनीफ, ज़ैनब अरशद और ऐमन खान का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।